में फोर्स कैसे चेंज हो रही है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताता है। सामिया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हर मीडियम के अलग होगा, ये बताएगा कि फोर्स मीडियम में कैसे चेंज होती है, वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन सिंबल का नाम। अरे लिख लिया आप लोगों ने इतना? चेंज करूं स्लाइड? लिख लिया सर। हो गया। सर नहीं हुआ सर, थोड़ा सा। लिखिए लिखिए। हमजा आर की कोई लिमिट नहीं है, आर जैसे जैसे बढ़ाओगे फोर्स कम होती चली जाएगी। आर की लिमिट देखना चाहते हो, इट्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जाकर आपकी फोर्स जीरो हो जाती है। कितना भी हो सकता है, जितना ज्यादा आर होगा फोर्स उतनी ही कम होती चली जाएगी। अरे भाई अब लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर। अब इसे लिख लीजिए। ये भी लिख लिया होगा? लिख लिया सर। क्वेश्चंस देखिए भाई। तो दो एक मिनट सर, चार्ज वो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला लिखने दीजिए सर। लिखिए। लिख लिया था ना इतना? यस सर सर। सो देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। यू हैव टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at a separation R repel each other with a force F. सो दोनों चार्जेस को आपने एक मीडियम में रखा हुआ है, एयर में रखा है, और उनके बीच में फोर्स F है, सेपरेशन आ रहा है। वो कहता है मीडियम चेंज कर दो। एट व्हाट सेपरेशन दे मस्ट बी प्लेस्ड इन अ मीडियम of dielectric constant 3 so that force between them remains same. तो देखो क्वेश्चन मैं समझा देता हूं कि पहले आपके पास फ्री स्पेस है, मींस एयर या वैक्यूम है। दो चार्जेस को रखा Q1 और Q2 को सेपरेशन R पर, फोर्स F है। वो कहता है मीडियम चेंज कर दो। मीडियम ऐसा लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है।
सेपरेशन चेंज कर दो, कुछ x सेपरेशन हो गया, लेकिन कहता है फोर्स अब भी F है, मुझे x चाहिए r की टर्म्स में, x r की टर्म्स में आना चाहिए। करिए जरा, कैलकुलेट करिए, बताइए क्या आ रहा है। स्कूल एग्जाम्स में कॉमन क्वेश्चन। क्या हाँ, लिखा हुआ था ये? फोर्स रिमेन्स, फोर्स बिटवीन देम रिमेन्स। सेम सेम, फोर्स बिटवीन देम रिमेन्स सेम, फोर्स चेंज नहीं होती। आया कुछ आंसर किसी का? उजैर? हाँ सर, आ गया सर, r/√3। r/√3, ओके। और किसी का कुछ आंसर? r/√3। और कुछ? मारूफ, साजिद, दानियल? साजिद थोड़ी सी गड़बड़ है, चेक करो एक बार। हमजा, तंजील? नहीं, सही है, सही है आपका। साजिद अब भी गलत है, वो एक ही बात तो है भाई। देखो सुनो, फ्री स्पेस में रखा ना, तो फोर्स ऐसे कैलकुलेट करोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। जब मीडियम में डाल दिया तो फोर्स चेंज हो जाएगी, कह रहा है फोर्स सेम रहेगी, F रह गया। 1/4π K ε0 लिखते हैं ना, K कितना है? 3, K की जगह 3 रख दिया, ε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x²। अब देखिए दोनों ही इक्वेशंस F के इक्वल है, इक्वेट कर लो 1 और 3 को, 1 और 2 को। तो जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे, यू विल गेट 1/4πε0, इट्स Q1 इट्स Q2 बाय r²। 1/4π 3ε0 into 3 Q1 Q2 divided by x²। 1/4πε0 1/4πε0, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हुआ। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट x² इज r²/3। आपका x आ गया r/√3। हाँ भाई, अब बताओ, क्लियर है ये? दानियल, यस सर। तंजील, हुआ ये? साजिद, गलती मिली अपनी? सामिया, समझ में आ रहा है कुछ? बस आपका यही मिस हुआ था, कूलम्स लॉ, और कुछ नहीं। चलो गुड। सो ये तो आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में कॉमन क्वेश्चंस है, मीडियम चेंज कर देगा, फोर्स में चेंज पूछ लेगा। अब नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में तो नहीं आएंगे लेकिन आपके एंट्रेंसेस के लिए काम की चीज है। तो इसे मैं रब कर रहा हूं, रब कर दूं? समर, लिख लिया? यस सर। आया ये? नहीं आया? हाँ समर, आया नहीं आया ये? नहीं आया। नहीं आया। देखो फ्री स्पेस है, एयर और वैक्यूम, कूलम्स लॉ याद है समर? सर आप एक बार सर क्वेश्चन समझा दो सर, क्वेश्चन थोड़ा समझ में गया है, बाकी। अच्छा, वो कह रहा है दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 है, आर सेपरेशन पर रखा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं F फोर्स से।
तो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, R सेपरेशन पर आपने ने रख दिया, फोर्स F है, फोर्स तो ऐसे ही कैलकुलेट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय R स्क्वायर। वो कहता है मीडियम चेंज कर दिया, जिस मीडियम में डाला उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। तो जब आप मीडियम चेंज करते हो तो फोर्स के एक्सप्रेशन में सिर्फ इतना चेंज आता है ना, यहां पर एक डिनोमिनेटर में K आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। तो आपने मीडियम चेंज कर दिया तो यहां पर एक 3 आ गया, एंड दिस इज Q1 Q। अब कह रहा है मीडियम चेंज करा, सेपरेशन चेंज करा, लेकिन फोर्स सेम है। At what separation they must be placed in a medium of dielectric constant 3 so that force between them remains same। मीडियम चेंज किया, सेपरेशन चेंज किया, लेकिन फोर्स सेम है, तो फोर्स को मैंने F लिखा। मीडियम चेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/4 पाई 3 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय x स्क्वायर। समर इक्वेशन 2 तक आया। यस सर। अब वो दोनों साइड F है तो दोनों को इक्वेट कर लो, कैंसिल कर दो, तब तो 1/r स्क्वायर और 1/3x स्क्वायर बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x आ जाएगा r/3। हाँ भाई क्लियर हुआ दानियल? यस सर। चलो सर ये तो देखो सीधा सीधा सा था। नेक्स्ट देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर दूं, अब जो मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं इसके बाद ये बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपके एंट्रेंसेस के लिए कॉमन चीज है। सर हाँ उजैर बोलो। सर मेरा एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर जिसमें कि उसमें लिखा हुआ था कि एक सर एक मतलब स्फेयर है सर। हम्म सर उसमें जितना हमने नेगेटिव दिया सर दूसरा उतना ही पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, एक ही हाँ स्फीयर सर। पर दो अलग अलग है। नहीं सर दो अलग स्फेयर है सर, एक पे जितना नेगेटिव है दूसरे पे उतना ही पॉजिटिव है। ठीक है, सर तो भारी कौन सा होगा सर? देखो जिसको तुमने नेगेटिव दिया है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करे या रिमूव किया, सर ऐड करें। और जिसे तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया उसके साथ क्या किया? सर प्रोटॉन से दे वही पूछना है सर मुझे, प्रोटॉन क्यों नहीं दे सकते सर हम? यार प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंडेड है, प्रोटॉन को ऐड करने का मतलब है तुम चार्ज नहीं कर रहे बॉडी को, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन करा रहे हो। हम तो चार्जिंग पढ़ रहे हैं, चार्जिंग के मेथड में आप इतनी एनर्जी नहीं दे पाते कि आप प्रोटॉन को ऐड या रिमूव कर दें, आप सिर्फ इतनी एनर्जी दे पाते हो कि इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव कर दें। ठीक है, अच्छा सर इसलिए मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब सर जितना पॉजिटिव होगा मतलब उतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसमें से। उतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। प्रोटॉन क्यों नहीं ऐड ऐड या रिमूव हो सकते? सर क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। न्यूक्लियर फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। चार्जिंग का कोई भी मेथड इतनी एनर्जी नहीं दे पाता कि प्रोटॉन का नंबर चेंज कर दे। ठीक है, जी सर। चलो भाई लिखते जाओ इसे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व तो साथ में करेंगे। भाई देखिए सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो बॉल्स हैं, ईच हैविंग a density rho are suspended by a common point by two insulating strings of each length L कह दो, दोनों का मास भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है। तो अगर मैं ऐसे लेता हूं बॉल्स को, मैं ड्रॉ कर रहा हूं यार नेक्स्ट स्लाइड पर। सो ये मैंने एक पॉइंट लिया, कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इससे मैंने दो बॉल्स कनेक्ट कर दी, दोनों में चार्ज सेम है।
ये एक बॉल, दूसरी बॉल, इस पर चार्ज है Q1 और इस पर भी चार्ज है Q ले लेते हैं, सेम चार्जेस है दोनों बॉल्स में। स्ट्रिंग की लेंथ L है और ये वर्टिकल के साथ जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। सामिया जरा बताओ कि मुझे इस बॉल पर कितनी फोर्सेस काम कर रही होंगी, इसका मास m है, नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी होंगी सामिया? काउंट कर लो कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। 3 फोर्सेस है ना। एक तो डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा होगा mg, है ना, एक टेंशन एक्ट कर रही होगी T। उधर मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं, अभी लिख लेना। टेंशन एक्ट कर रही होगी T और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही होगी विच इज Fe। टेंशन एक्ट कर रही है, वेट एक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है। 3 फोर्सेस एक्ट कर, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अभी मैंने इसको फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो मैंने ये तो लास्ट क्लास में भी किया था, टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा विच इज टी साइन थीटा। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में, स्ट्रिंग पे तो चार्ज नहीं है ना सामिया, तो स्ट्रिंग की तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स तो सिर्फ ये होगी, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा इस फोर्स से। स्ट्रिंग की नहीं, चार्ज की है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को भी सेम फोर्स से रिपेल करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में जितनी फोर्स राइट में उतनी लेफ्ट में, तो आप लिख सकते हैं टी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है। और इसको मैं एक काम करूं यार, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स, चलो इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देता है, नॉट लगा देता हूं, नॉट का मतलब है फ्री स्पेस में। और जो तुम्हारा टी कॉस थीटा होगा ये क्या करेगा, वेट को बैलेंस कर जाएगा। तो तुम डिवाइड कर दो, इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो। डिवाइड कर देते हैं 1 और 2 को, डिवाइड 1 एंड 2। तो जब तुम डिवाइड करोगे इट्स टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय mg। सो t से t कैंसिल हो गया, सो यू हैव tan थीटा is equal to electric force in vacuum divided by mg। अब एक चीज और कर सकते हो, देखो वॉल्यूम, मास को वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं। बॉल्स की जो डेंसिटी है दैट इज रो। समर, मास बताओ जरा मुझे डेंसिटी की टर्म्स में और वॉल्यूम की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? समर, मास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। समर देखो, अगर 11th का कुछ याद नहीं है ना यार, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं आपको करा रहा हूं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया है वो तो आज तक याद रहे। मैं तो खुद ही 11th की सारी चीजें रिवाइज करता हुआ चला रहा हूं साथ में, लेकिन जो मैंने कराया लास्ट ट्यूसडे जो कराया है वो तो याद रहना चाहिए। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, दैट्स माय थर्ड इक्वेशन। हाँ भाई समर बताओ, ये समझ में आया? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और उजैर नहीं, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए ना, ओपन करने की जरूरत नहीं है। एयर और मीडियम की फोर्स का रेशियो ले लेंगे, बेसिकली हम ये यूज कर लेंगे। एयर में पता चल गया, मीडियम में और ले आते हैं, रेशियो ले लेंगे। जी सर। अच्छा, अब इसके बाद मैं, समर हुआ यहां तक? यस सर। यस सर। चलो मीडियम चेंज करते हैं। ये आपने चार्जेस ले लिए, ये वर्टिकल है,
ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। आपने उसने देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे ना, उसके बाद उसने कहा इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, एज अ रिजल्ट एंगल थीटा डज नॉट चेंज, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए लिक्विड का। अब जैसे ही मैंने इसे लिक्विड में डाल दिया, समर बताएगा, समर एक फोर्स बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स तो अब भी एक्ट कर रही होगी लेकिन मीडियम की इलेक्ट्रिक फोर्स है, टेंशन अब भी एक्ट करेगी, वेट अब भी एक्ट करेगा, समर एक फोर्स और एक्ट करेगी, बताओगे? गुड उजैर, साजिद भी सही बता रहा है, हमजा का भी सही है, दानियल का भी सही है, इमाद का भी सही है। समर बता दो और कौन सी फोर्स बढ़ जाएगी? नहीं बताएगा ये। हाँ तंजील का भी सही है भाई। जैसे ही आपने लिक्विड में डाल दिया, लास्ट क्लास में सीखा था बॉइंट फोर्स, लिक्विड इस पर एक बॉइंट फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहां पर एक बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही होगी एफ बी, एक बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी। फिर से एंगल तो सेम है, ये थीटा, ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा। सर फर्स्ट क्लास। अभी अगर मैं इक्विलिब्रियम लेता हूं, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टी साइन थीटा is equal to electric force in medium, that's equation number 4। y एक्सिस के अगर लूं तो देखो t cos थीटा प्लस बॉइंट फोर्स वेट को बैलेंस कर जाएगा, t cos थीटा प्लस बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। तो यहां से t cos थीटा आ जाएगा, इट्स वेट माइनस बॉइंट फोर्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहां से कि आपका t cos थीटा आ जाएगा वेट माइनस बॉइंट फोर्स। अब ये मुझे देखो, मास को तो आप ऐसे लिख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। बॉइंट फोर्स कौन बताएगा मुझे? तंजील बताएगा। तंजील बताओ यार, बॉइंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तुमने लास्ट क्लास में थे, तुम लिखवाया था मैंने बॉइंट फोर्स का एक्सप्रेशन। यस सर, एक मिनट सर, रो जी एच। रो नहीं यार, ओजीएच कहाँ सर से आ जाएगा? सिग्मा सिग्मा आएगा सर। वॉल्यूम ऑफ बॉडी सिखाया था तंजील, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिखाया था, और जी सिखाया था। जब मास लेते हैं तो बॉडी की डेंसिटी लेते हैं, जब बॉइंट फोर्स लेते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी लेते हैं। तो आपका टी कॉस थीटा आ गया, दैट्स वी जी, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दिस इज इक्वेशन नंबर नहीं 5 हो जाएगी भाई। बताओ ये आया समझ में सबके? नहीं। नहीं। देखो यहां तक तो आया होगा कि टी कॉस थीटा था, इसको मैं लेफ्ट में लेके एम जी माइनस एफ बी, तो ये आया एम जी माइनस एफ बी। मास लिखना है भाई, डेंसिटी को आप लिखते हो ना मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? बॉडी का वॉल्यूम। तो आपने लिखा मास इज वॉल्यूम इनटू बॉडी की डेंसिटी और जी एज इट इज। अब आया बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, अगर मैं डिटेल लिखूं, तो बॉइंट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय जी। अब आया ये, तो बॉडी पूरी यस। तरह से इमर्ज्ड है, तो बॉडी का टोटल वॉल्यूम वी है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दी हुई है और ये जी दिया हुआ है, तो मैंने वी और जी कॉमन ले लिया, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बताइए यहां तक आया अब? यस सर। सर हाँ सर। सर मैंने पूछा है सर, जब हम मतलब लिक्विड में जाएंगे सर, तो सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा सर वो कम या ज्यादा भी तो होगा ना सर, कम हो जाएगा। है ना सर? तो हाँ। एफ सेम तो नहीं लेंगे ना सर, बस ये पूछ रहा था। नहीं मैंने सेम नहीं लिया, देखो मैंने लिखा होगा कहीं एम लिखा होगा ऊपर मेरा, और यहाँ सर मैंने मैंने नॉट। सेम ले लिया था गलती से। ना ना सेम नहीं हुआ, चेंज आया। अब एक काम करते हैं 4 और 5। अब यहाँ अब बताओ यहां तक कोई डाउट? तंजील, सामिया, मारूफ?
भाई देखो, शुरू के लेक्चर्स हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा परेशानी आए, क्योंकि मैं 11th का पोर्शन बहुत ज्यादा यूज करूंगा। बस ऐसे ही होता है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता है, एक आध हफ्ते में जाके कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आपको परेशानियां नहीं आएंगी, शुरू में आएंगे। मारूफ आ रहा है समझ में? नहीं? सर आप स्लाइड पीछे कर सकते हो एक बार, मतलब हाँ थोड़ी देर। हाँ। लिख लीजिएगा, लिखने के लिए मैं दोबारा टाइम दूंगा, मैं सारी स्लाइड्स पर आ जाऊंगा, अभी तो बस समझते हुए चलो। यहां तक आया? लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, मैं फिर आऊंगा पीछे वाली स्लाइड्स पर। हाँ हो जाए, tan इक्वल कर देंगे। अब डिवाइड कर देते हैं 4 और 5 को। तो अगर मैं 4 और 5 को डिवाइड कर दूं, सो दिस विल बी t साइन थीटा। t साइन थीटा था एफ ई एम। एफ ई एम है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम, और ये है t cos थीटा इज वी जी, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो देखिए, t से t कैंसिल हो गया, tan थीटा आ गया, आपको मिल गया tan थीटा इज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी g, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नहीं उज़ैर, अब भी कुछ मिसिंग है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए 6 से भी सेम tan थीटा आ रहा है, और इसके बाद थर्ड से थर्ड। भी। तो थर्ड और सिक्स्थ को मैं इक्वेट कर सकता हूं। इक्वेट करो जरा, ये आप करो, चलो मैं खुद कर देता हूं। थर्ड और सिक्स को इक्वेट करते हैं। तो देखो थर्ड में क्या था, थर्ड में था एफ ई नॉट बाय वी रो जी, एफ ई नॉट डिवाइडेड बाय वी रो जी, और सिक्स्थ है एफ ई एम डिवाइडेड बाय वी जी रो बी माइनस सिग्मा लिक्विड। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या थी, अगर आप पीछे जाओगे, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो यहां पर कौन सी है एयर में फोर्स, एफ ई नॉट या एफ ई एम? सर एफ ई पी नॉट। नॉट। एफ ई नॉट। एफ ई एम क्या है, फोर्स इन मीडियम। तो मुझे रेशियो चाहिए, मुझे चाहिए एफ ई नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई एम इज इक्वल टू वी रो जी डिवाइडेड बाय वी जी रो माइनस सिग्मा। v से v कैंसिल हुआ, g से g कैंसिल हुआ, तो एफ ई नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई एम आ गया, रो बाय रो माइनस सिग्मा। अच्छा, इसको क्या कह सकते हैं सामिया, एफ ई नॉट बाय एफ ई एम को? इस रेशियो का कुछ नाम होगा? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। फ्री स्पेस और मीडियम में जो फोर्सेस होंगे, इसके रेशियो को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, इट्स रो बाय रो माइनस सिग्मा। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रो बाय रो माइनस सिग्मा। चलिए लिखिए, तो अब लिखना शुरू कीजिए यहां से। क्वेश्चन लिखिए, जब लिख लें तो बताइएगा मुझे। ये सर रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग सर ये एक मिनट, रिजल्ट। ये सर लास्ट वाली स्लाइड करिएगा सर, एक मिनट। हाँ भाई फिजिक्स सही बोल, एक फट फट रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा का ले लो। सर क्वेश्चन नहीं लिखा था सर। अभी लिखवा जा रहा हूँ। चलिए मैं फर्स्ट स्लाइड से आ रहा हूँ। हाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। यस सर, हो गया सर। भाई सबने लिख लिया? स्लाइड स्लाइड चेंज करूँ?
अच्छा लिख रहे हैं आप, लिखिए लिखिए। देखिए सामने क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने दो चार्जेस लिए, उन्हें स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और उन दो चार्जेस को पहले आपने एयर या वैक्यूम में रखा। जैसे ही आपने एयर में रखा, उनके बीच में कुछ फोर्स है और जो स्ट्रिंग्स हैं वो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा बनाती हैं। जैसे ही है, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं। तो आपने चार्जेस को एयर में रखा, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाती है। फिर वो कहता है कि आपने इन पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डाल दिया, लेकिन स्ट्रिंग अब भी सेम एंगल थीटा बना रही। कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड निकालिए। तो मैंने क्या किया, पहले चार्ज का इक्विलिब्रियम लिया फ्री स्पेस में, फिर मैंने उसी चार्ज का इक्विलिब्रियम लिया मीडियम में और दोनों को इक्वेट कर दिया। सामिया आया क्वेश्चन समझ में? पहले एयर में थे चार्जेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड, फिर किसी लिक्विड में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, और कह रहा है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। भाई देखिए, ये तो थोड़ा सा इश्यू हमेशा रहेगा यहां तक, जब तक मैं आऊंगा। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है आपका, यहां तक परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं जेई पे आऊंगा, जाहिर सी बात है लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। मारूफ कुछ नहीं समझ में आ रहा आज? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है बस। मारूफ आप केवी वाले हैं ना? यस सर। सर आपकी फर्स्ट क्लास है, सर अंजुम? यस सर। अच्छा, कौन से स्कूल से हैं आप? बिहार बोर्ड से सर। बिहार बोर्ड। अच्छा, तुम्हारी तो फर्स्ट क्लास है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। यस। इसका ना 3 लेक्चर्स हो चुके हैं सर। एक काम करो, मुझे चैट रूम में अपना नंबर भेज दो, मैं बैकअप क्लास में तुम्हें बुलाता हूँ, फिर तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। चैट रूम में ना अपना नंबर मुझे लिख कर भेज दो। ठीक है भाई, यहाँ तक लिखा सबने? दानियल हुआ इतना? यस सर। तंजील ये आ रहा है समझ में? बिल्कुल नहीं आ रहा? ये भी? ये तो आ रहा है। ये आ रहा है। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं, चलो इसको लिखो। इतना लिख लो तो बताओ इसे, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टार्ट करता। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको दोबारा से वेक्टर्स और कैलकुलस पढ़ना है? जरा से चैट रूम में लिख दो, क्योंकि आज तो मैं थोड़ा बहुत वेक्टर्स यूज करूंगा, लेकिन अगली क्लास से तो प्रॉपरली वेक्टर और कैलकुलस यूज करना शुरू कर दूंगा। हाँ उजैर, वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं, तुम लोगों ने करा ही था। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें वेक्टर्स का रिवीजन चाहिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रिवीजन चाहिए, बेसिक्स से बिल्कुल? ठीक है भाई, लिखते जाओ चैट रूम में, क्योंकि मैं वीकेंड्स में क्लास लूंगा तो फिर आप लोगों को बुला लूंगा। हाँ सामिया, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन है। सामिया आपको चाहिए नहीं चाहिए? सिर्फ एक शहर को चाहिए, इमाद को चाहिए? समर को मैं जरूर दूंगा। और कोई है जिसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वेक्टर रिवाइज करना हो? हो गया। सर मैं सर समझ। हाँ समर तुम्हारा लिख लिया मैंने।
और कोई है तो चैट रूम में लिख दो, क्योंकि आज तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अगली क्लास से मुझे पूरा चाहिए होगा। दानियल को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। चलो ठीक है, चलिए भाई ये हो गया। सो अभी अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स को लेकर आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब सिखा दिया आपको। अब अगर दो से ज्यादा चार्जेस है, मान लीजिए चार चार्जेस हो, मैं कह रहा हूं किसी एक चार्ज पर फोर्स लगाइए। तो अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं आपके पास, तो आप एक प्रिंसिपल यूज करोगे विच इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं ऐसे सिस्टम के लिए जिस सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस। अगर एक सिस्टम है जिस सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस हैं, तो सिस्टम के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। सो इट्स वैलिड फॉर अ सिस्टम having more than 2 point charge। दो से ज्यादा पॉइंट चार्जेस हैं तो आप इसे यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है फॉर अ सिस्टम ऑफ n interacting point charges। n चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेट फोर्स on a given charge is vector sum of forces due to individual charges। अभी समझा रहा हूं इसका क्या मतलब है। Force between two charges is not affected by the presence of other charges। सो देखो इसका मतलब कि आपको एक चार्ज दिया है Q नॉट, और आपके पास कई चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Qn है, एक Q नॉट है, और ये n चार्जेस हैं। आपको Q नॉट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। सो Q नॉट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अब देखो, अगर n चार्जेस हैं, हर चार्ज Q नॉट पर फोर्स लगाएगा, तो Q नॉट पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से Q नॉट पर फोर्स लो। जब तुम Q1 की वजह से Q नॉट पर फोर्स लोगे, तो Q2 से लेकर Q नॉट को भूल जाओ, ये कोई इफेक्ट नहीं करेंगे इस फोर्स पर। जब तुम Q नॉट पर फोर्स लोगे Q2 की वजह से, तो Q2 के अलावा सारे चार्जेस को भूल जाओ, कोई चार्ज कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही Q नॉट पर जब Qn फोर्स एक्सर्ट करेगा, इन सबको भूल जाओ, कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो Q नॉट पर देखो फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, Q1 एक्सर्ट करेगा। फोर्स को ऐसे लिख देते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू नॉट। Q नॉट पर कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2 एक्सर्ट करेगा। फोर्स को ऐसे लिख देते हैं, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 2। इसके बाद पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, पहले इसे समझो। F नॉट 1 ऐसी nth चार्ज Q नॉट को रिपेल करेगा, फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू n। नाम ऐसे देते हैं, जिस पर फोर्स लगा रहे वो पहले आएगा उसका नाम, दूसरे वाले का बाद में आएगा। तो F नॉट 1 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। F नॉट 2 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। F नॉट n का क्या मतलब है, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। ये फोर्सेस हो गए। अब ये सेपरेशंस अगर आपको पता है तो आप F1 F2 सब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको R2 नॉट कह दो, इसे Rn नॉट कह दो। तो ये जो F नॉट 1 होगा, F नॉट 1 को आप कैसे लिख सकते हो, दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स Q नॉट
इट्स Q1 डिवाइडेड बाय R1 नॉट का स्क्वायर। ऐसे ही आप बाकी फोर्सेस भी निकाल सकते हैं। F02 लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। नेट फोर्स के लिए आप इन सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। इतना सा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कहता है आपके सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं, हर चार्ज की वजह से फोर्स लो और सारी फोर्सेस को एक एक कर कर वेक्टोरिकली ऐड कर दो, तुम्हारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। भाई बताओ समर, आया है समझ में? यस सर। हर चार्ज की वजह से फोर्स निकालनी। अच्छा समझ, मुझे ये बताओ कि अगर यहां पर 5 चार्जेस होते, 5 चार्जेस, तो Q0 पर कितनी फोर्स काम कर रही होती? 5। 5। और क्या करते टोटल फोर्स के लिए? टोटल फोर्स के लिए सर सबको ऐड कर देते। पांचों को ऐड कर देते हैं ना। और पांचों को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉज यूज करोगे, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, सुपरपोजिशन, रेजोल्यूशन। चलो इतना लिखो। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिल्कुल वैसे जैसे ग्रेविटेशन में आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीखा था। मारूफ ये आया? यस सर। तंजील? साजिद कहीं हटके तो नहीं हो? हाँ देखिए, अगर आपके पास सिर्फ 2 चार्जेस है ना, तब तो आप कूलम्स लॉ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, और मैं आपसे कहता हूं किसी पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट कीजिए। जैसे यहां देखिए, एक चार्ज Q0 है, Q1 Q2 Qn सब चार्जेस हैं, मुझे Q0 पर फोर्स चाहिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है हर चार्ज की वजह से Q0 पर फोर्स कैलकुलेट करो। Q1 की वजह से Q0 पर फोर्स कैलकुलेट करो, Q2 की वजह से Q0 पर फोर्स कैलकुलेट करो, Qn की वजह से Q0 पर फोर्स कैलकुलेट करो। आपने F01 लिया, आपने F02 लिया, सारे आपने फोर्सेस ली। नेट फोर्सेस के लिए आप सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड करो। तो आपने क्या किया, Q0 पर पहले Q1 की वजह से फोर्स ली F01, फिर Q0 पर Q2 की वजह से फोर्स ली F02, फिर Q0 पर Qn की वजह से फोर्स ली F0n। इंडिविजुअल फोर्सेस ली और सबको वेक्टोरिकली ऐड कर दिया। हाँ जी साजिद बताइए। सामिया अब हुआ कुछ याद, क्लियर हुआ? अच्छा चलिए, इसको मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। स्लाइड चेंज कर दूं अब? सर थोड़ी सर 2 सेकंड। लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ उजैर बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वो क्वेश्चन है सर। अच्छा अभी मैं जरा क्वेश्चन कर, तुम एक काम करो ना, मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्वेश्चन एक कराना है मुझे, उसके साथ ही ले लूंगा। जी सर। 2 क्वेश्चन कराने हैं, 2 में ये लोग भी सीख जाएंगे सुपरपोजिशन, तीसरा तुम्हारा ले लूंगा। सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन का ही है ना, साथ साथ हो जाएगा ये तो। जी सर सुपरपोजिशन का। नहीं सामिया, जरूरी नहीं कि सारे चार्जेस पॉजिटिव हो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। भाई डाउट्स पूछना शुरू करो। एक दो बच्चे हैं जो पूछते हैं, बाकी तो सिर्फ याद कर रहे हैं शायद, जैसा मैं कहता हूं वैसा मान लेते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे तो दिमाग में चीजें ज्यादा टाइम तक रहती हैं। और क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं तो ऐसा करो ना, टीचर से दुश्मनी कर लो कि टीचर की गलतियां निकालने की कोशिश करो कहीं कहीं जाकर वो रुक जाए, कहीं जाकर जवाब न दे पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं।
तो उसी बहाने करो, कम से कम पूछोगे तो आप बार बार। जितना आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे ना उतने टाइम तक चीजें याद रहेंगी। मतलब ये इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूरे साल तो नहीं झेल सकता, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में मैं कर सकता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट आपका अच्छा हो गया ना तो फिर शायद बाकी फिजिक्स में आपको मेरी जरूरत भी नहीं होगी। दानियल, कोई डाउट नहीं है? नो सर, सर ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, चलो। हाँ साजिद भेज दो मुझे, अगर वो रिलेवेंट होगा ना इस वाले से तो मैं अभी क्लास में ही ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुपर पोजिशन की क्वेश्चंस करानी है। तो ऐड करने के लिए मिनिमम पहले दो फोर्स, ऐसे क्वेश्चन से चलते हैं जिसमें दो फोर्सेस ऐड करनी हो, फिर ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जहां तीन फोर्सेस ऐड करनी हो और बढ़ाते चले जाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 पॉइंट चार्जेस टू क्यू and 3q are placed at a separation 3a 2a. Calculate force on a charge ठीक है साजिद, थर्ड क्वेश्चन ही लेते हैं। कैलकुलेट फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक 2q चार्ज यहां रखा है और इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे, हाँ, जिनसे मैं पूछता जाऊंगा मुझे बताते जाएंगे। और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना यार, ये 2a है, ये मिड पॉइंट है। यहां मैंने एक चार्ज q रख दिया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। इस पॉइंट का नाम दे दिया a, इसे o कह दिया, इसे b कह दिया। मिड पॉइंट है मतलब ये वाला सेपरेशन भी a है और ये वाला सेपरेशन भी a है। किससे स्टार्ट करें? मारूफ तुमसे स्टार्ट करते हैं। मारूफ बताओगे यार इस Q वाले पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही होंगी? सर दो। दो। कौन कौन एग्जर्ट कर रहा होगा Q पे फोर्स? 2Q और 3Q। 2Q और 3Q। समर मुझे बताओ, A वाला चार्ज इस O वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा इसके साथ? रिपेल। रिपेल करेगा। तो ये Q कहाँ जाएगा, राइट या लेफ्ट? ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। 2Q जब इसे रिपेल करेगा तो Q कहाँ जाएगा, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। किस पर फोर्स एक्ट कर रही है? Q पर। कौन लगा रहा है? 2Q। 2Q। नाम लिखेंगे FOA। समर मुझे ये और बता दो, 3Q जब Q को रिपेल करेगा तो Q कहाँ जाएगा? 2Q पे प्लस 2। क्या नाम होगा? एफ नॉट नाम ए ए ओ बी। बी। बी वाला लगा रहा है। अच्छा चलिए, दो फोर्सेस हो गई। अब क्या करना होगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है हर चार्ज की वजह से फोर्स लो, फिर कहता है हर फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो। FOA का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। FOA का मैग्नीट्यूड मुझे कौन बताएगा? सर रुको 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 रुको। FOA का मैग्नीट्यूड मारूफ बताएगा। मारूफ, FOA का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मारूफ क्लास में हो? यस सर। हाँ बताओ कितना होगा फोर्स, कैसे? कूलम्स लॉ तो आता है यार तुम्हें। FOA का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q1 Q2 by R square। A स्क्वायर है ना। यस एक सर। चार्ज Q है, दूसरा कितना है? 2Q। तो Q1 Q2 नहीं, Q इंटू 2Q। और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? A, इट्स A स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन। अच्छा यार तंजील, जरा FOB बता दो कितना होगा FOB का मैग्नीट्यूड, ये वाला। Sir, 1/4 pi epsilon हम्म not into Q हम्म 3Q हम्म upon A square. A स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करना है। नेट फोर्स ऑन Q पर नेट फोर्स के लिए इन दोनों को ऐड कर देना है। FOA और FOB को मैं ऐड कर देता हूं। अच्छा इन दोनों में एंगल कितना है यार समर? देखो ये इन दोनों फोर्सेस में कितना एंगल दिख रहा है? 180 डिग्री। 180। जब 180 होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देता है।
तो ग्रेटर में से स्मॉलर को सबट्रैक्ट कर देंगे। सर जरा मुझे देखकर बताओ एफओए एफओबी से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? देखो तुमसे वो पूछ रहा हूँ जो जेनरिक है, जिसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है सर? अरे, सो सामिया तुम बता दो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है? यस, एफओबी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, तो एफओए हो जाएगा इट्स एफओबी माइनस एफओए। सर बोला था एफओबी जो होगा दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q स्क्वायर बाय a स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स 2q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स 3q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इज q स्क्वायर, इट्स q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये नेट फोर्स हो गया। तो कितने भी चार्जेस क्यों ना, अभी तो 2 था, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 3 फोर्सेस का एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बढ़ाते चले जाएंगे। कितने भी क्यों ना, मेथड सेम है। हर चार्ज की वजह से फोर्स लो जिस पर वो फोर्स कैलकुलेट करने को कह रहा है, इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करो और सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। ऐड सर सबट्रैक्ट करने के लिए आपको कूलम्स लॉ वेक्टर्स आना चाहिए। हाउ इज दैट? सर मैं पूछ रहा था सर, इसमें ये नहीं करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180? वो एक ही बात है यार, वो सब करने के बाद यही तो आएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना। उसे आप यस लिख सर। दोगे माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दोगे। जी सर, जी सर। क्यू कैंसिल कर दिया है मैंने? नहीं, मैंने क्यू कैंसिल नहीं किया भाई। क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो गया ना, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो गया, तो क्यू स्क्वायर लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर क्यू स्क्वायर बचा हुआ तो है सामिया, कैंसिल नहीं किया। सब्ट्रैक्ट में कैसे कैंसिल कर दूंगा? एंगल 90 डिग्री होता तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते। इमाद अगर 90 होता ना तो ऐसे लिख देते, फिर तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करते, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ठीक है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लें जिसमें हम 2 से ज्यादा चार्जेस लेते हैं, 3 चार्जेस लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा ठीक है उज़ैर, डिक्टेट कर देना। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके पास मान लो 3 चार्जेस, लिए और तीनों चार्जेस को आपने ट्राइंगल के अलग अलग वर्टिसेस पर रख दिए। प्लस क्यू रखा, प्लस क्यू रखा, प्लस क्यू रखा, सेंटर है ओ, सेंटर पर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। आपको इस और इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड पर प्लस क्यू रखा हुआ है। सो कैलकुलेट फोर्स on charge capital Q placed at the centroid। सेंट्रॉइड पर जो प्लस क्यू है इसके ऊपर फोर्स चाहिए। अच्छा ये किससे स्टार्ट करें? तंजील से स्टार्ट करते हैं। तंजील बताओगे मुझे इस प्लस क्यू पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, जरा काउंट करके बता दो। कैपिटल के पास हाँ, सर 3। 3 फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी।
तो इसका नाम ए दे देता हूँ, इसको बी कह देते हैं, इसे सी कह देते हैं। तंजील बता दो यार, ए वाले की वजह से ओ क्यू वाले पे जो फोर्स होगी उसका नाम क्या होगा, नाम क्या दें? FOA। एफ ओ ए, गुड। क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का? सर ये बेस BC के सेंटर की तरफ से। डाउनवर्ड्स जाएगा ना। अच्छा भाई मारूफ, आप हैं क्लास में? यस सर। चलो अब ये बताओ, ओ वाले चार्ज पर बी वाला चार्ज कोई फोर्स लगाएगा? यस सर। नाम क्या होगा फोर्स का? FOB। एफ ओ बी, और यही डायरेक्शन होगा ना, इसको रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा। एफ ओ बी। इसी तरह से सी वाला चार्ज भी यही करेगा, इसे रिपेल करेगा, और फोर्स का नाम होगा एफ ओ सी। सर इसके अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके करेंगे? हाँ यार, 3 फोर्स देखते हैं, कंपोनेंट्स लेकर ही आसानी से हो जाएगा। ये दिया हुआ है आपको, है ना। अभी सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी, इसे मैं आर कह देता हूँ, इस सेपरेशन को भी आर कह देता हूँ, इसे भी आर कह देता हूँ। तो पहले तो एफ ओ ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। देखो एफ ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आसान सा है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओ पर चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, ए पे चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा मारो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, एफ ओ बी और एफ ओ ए क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्या लगता है मारूफ? यस सर। सेम होगा। अच्छा दानियल, एफ ओ सी का मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या होगा? सर FOC का हाँ सर इक्वल ही होगा। इक्वल आएगा। हम्म। ओके, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों को वेक्टोरिकली ऐड कर दो, है ना। नेट फोर्स के लिए आप एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी तीनों को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। अच्छा इमाद यार, इन तीनों को ऐड करें कैसे? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लेके। रिजॉल्व करके, हाँ। अच्छा तो रिजॉल्व करने के लिए तो मुझे एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक्स एक्सिस कह देते हैं इसे, और इसे वाई एक्सिस कह देते हैं। रेजोल्यूशन देखो, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स है ना, तो एक तो ऑप्शन तुम्हारे पास होता है कि तुम पॉलीगन लॉ यूज कर लो, बट पॉलीगन लॉ बहुत टाइम ले जाता है, तो हम यूजुअली पॉलीगन लॉ यूज नहीं कर। नेट फोर्स जीरो नहीं है ना? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये बात सही कह रहा है साजिद, लेकिन साजिद ये चीज ना मैं शुरू से ज्यूम करके नहीं चल सकता जो तुम मुझसे कह रहे हो। जो तुम कह रहे हो वैसे भी हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में लेना चाह रहा हूँ। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, वैसे भी हो जाएगा। ये एंगल 30 होगा, ये भी एंगल 30 होगा, ये एंगल 30 होगा, और भाई आपका ये एंगल भी 30 हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 30 तो ये 30 कोरस्पॉन्डिंग, ये 30 तो ये 30 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एफओसी के ना कॉम्पोनेंट्स ले लेते हैं। सामिया नहीं लगा सकते, 3 वेक्टर्स हैं, 2 नहीं। या तो तुम एक काम करोगे कि ओबी और ओसी को ऐड करो, उनका रिजल्टेंट लो, रिजल्टेंट को एफओ के साथ सॉल्व करो, है ना, एक काम ये कर सकती हो, बट लेंदी हो जाएगा। आप करके, आप जो कह रही है ना उसमें आपको क्या करना होगा, एफओबी और एफओसी को ऐड करना होगा, फिर एफओबी और एफओसी का जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ एफओए ऐड करना होगा। चलो अब जब नेट फोर्स आप कैलकुलेट करोगे, वेक्टर एफओए, वेक्टर एफओबी, वेक्टर एफओसी तीनों को ऐड कर दिया, आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। दिस इज एफओसी cos 30, एफओसी sin 30, एफओबी cos 30, एफओबी sin 30। रेजोल्यूशन सबको आता है, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन हो वहां cos, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin आ जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेस नजर आ रही हैं आपको? सर 3। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई नहीं एक्स के अलोंग। सर 2। 2 है ना, एक एफओसी cos 30 है और एक एफओबी cos 30, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में।
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स होगी दैट इज एफ ओ सी कॉस 30 माइनस एफ ओ बी कॉस 30। और एक चीज और देखो, ये एफ ओ सी और एफ ओ बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों इक्वल फोर्सेस हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एफ ओ सी की जगह भी ना मैं एफ ओ बी लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जरा सा आपको आसान सा दिखना शुरू हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, जो एफ एक्स आया दैट एफ एक्स इज। तो रीजन है सिंस एफ ओ बी इज इक्वल टू एफ ओ सी। इसी तरह से आप एफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ वाई क्या होगा, ऊपर की जो दोनों फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग कितनी फोर्सेस है, एक दो और एक ये तीसरी फोर्स एक्ट कर रही है, इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि सेम डायरेक्शन में, एफ ओ ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ ओ सी साइन 30 एफ ओ बी साइन 30 माइनस एफ ओ ए। अब देखो साइन एफ ओ सी एफ ओ बी एफ ओ ए तीनों इक्वल हैं, तो आप तीनों की जगह एफ ओ ए लिख दो। एफ ओ ए साइन 30 इज हाफ, एफ ओ बी की जगह भी एफ ओ ए लिख दिया, साइन 30 इज हाफ माइनस एफ ओ ए। तो ये आ गया एफ ओ ए माइनस एफ ओ ए, कैंसिल हो गया, एफ वाई कितना आ गया, 0। ना एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स ना वाई के लॉन्ग कोई फोर्स, दैट मींस नेट फोर्स जो है कैपिटल क्यू पर, इसे आप लिख सकते हैं एफ एक्स और एफ वाई का सम, वो 0 हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए ना, साइन 30 सामिया साइन 30 हाफ, हाँ साजिद हमेशा 0 होगी, उस चीज को हम सिमेट्री से सीखेंगे अभी। सिमेट्री से ना इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड में सीखेंगे, फिर इसे जनरलाइज करेंगे पेंटागन में, हेक्सागन में। साजिद आपने जो क्वेश्चन भेजा हुआ है ना, उसके लिए जरा सा मुझे इक्विलिब्रियम डिस्कस करना होगा। ये रुको, यही क्वेश्चन कर लेते हैं। बस जरा साजिद का टाइप वगैरह आया हुआ उसे कर दूं, फिर मैं तुम्हारा ले लेता हूँ। भाई लिखा है इतना, यहां तक क्लियर है सबका? दानियल मैं लिख रहा हूँ। समर समझ में आया? यस सर। भाई लिख लो तो बताओ मुझे, टाइम खत्म हो रहा है। देख लिया सर। ओके सर लिख रहे हैं। लिखो लिखो लिखो।
सर जी FY में ये FOC sin 30 को हमने FOA by 2 कैसे लिखा सर? देखो, ये जो FOC है ना, ये FOC, FOB और FOA तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैंने FOC की जगह FOA लिख दिया, और sin 30 हाफ होता है, उसको हाफ रख दिया। ऐसी FOB FOA के इक्वल है, तो FOB की जगह FOA लिख दिया, sin 30 को हाफ लिख दिया। हाँ बताइए, हुआ? भाई लिख लिया ना? डन सर। यस सर। अ, भाई ये साजिद ने भेजा है। देखो जरा, 3 charges Q, Q plus Q are placed respectively at distance 0, d by 2 and d from the origin on the x-axis. देखिए ये origin है, origin पर एक चार्ज रखा है प्लस Q, origin से d by 2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है स्मॉल q, फिर इस चार्ज से d by 2 डिस्टेंस पर एक और चार्ज रखा है प्लस Q। इसको O कह दीजिए, इसे A कह दीजिए, इसे B कह दीजिए। वो आपसे कहता है इस O वाले चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है, दैट नेट फोर्स इज 0। तो इस O वाले चार्ज के ऊपर, और वो कहता है Q की वैल्यू निकालो। अच्छा, ये भी नहीं पता तुम्हें कि Q चार्ज कैसा है, पॉजिटिव तो हरगिज नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस होंगी वो कौन एग्जर्ट करेगा? A वाला चार्ज भी एग्जर्ट करेगा, B वाला चार्ज भी एग्जर्ट करेगा। B वाला चार्ज का साइन पता है आपको, B वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, FOB। नेट फोर्स तभी 0 हो सकती है जब A वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट कर दे, FOA हो जाए। नेट फोर्स ऑन प्लस Q इज इक्वल टू 0। प्लस Q पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है? एक FOB एक्ट कर रही है, एक FOA एक्ट कर रही है, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो आप लिख सकते हो FOB माइनस FOA इज इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई FOB और FOA इक्वल हो जाएगा। FOB लिख दो। FOB कितना है? इस Q वाले पे फोर्स इस Q की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स Q डिवाइडेड बाय, देखिए दोनों के बीच में सेपरेशन D है, d/2 प्लस d/2, इट्स d स्क्वायर। FOA चाहिए इस Q की वजह से इस कैपिटल Q पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर बाय 4। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर गया, स्मॉल q आ गया 4q, नहीं सॉरी 1/4 है ना, तो ये q/4 हो जाएगा। और एक चीज और है, नेगेटिव होगा तभी अट्रैक्ट करेगा इसे, सो q विल बी माइनस q/4। साजिद ये आपका क्वेश्चन था शायद। सर हाँ उजैर, अब तुम बता दो जल्दी से भाई, क्लास ओवर, बस मैं डाउट ले रहा हूँ लास्ट उजैर का, आप अच्छा लोग इसे लिख लीजिए। हाँ उजैर बताइए। सर 2 सेकंड में इसे स्क्रीनशॉट ले लूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन सर बोलूं? बोलो बोलो। सर 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस ठीक है। Q is equal to plus √2 microcoulomb ठीक है। are placed at each of the बोल दो। 2 opposite corners of a square. ठीक है। Equal point charges Q, सर स्मॉल q है ये वाला, equal point charges small q at each of the other 2 corners. ठीक है।
what must be the value of small q so that resultant force on sir big Q बड़ा वाला था कैपिटल Q is 0। ये कैपिटल क्यू है या हाँ ये सर लास्ट capital? वाला सर सर कैपिटल Q है इज इक्वल टू प्लस रूट 2 माइक्रोकुलम अच्छा ये और कैपिटल आखिरी में बोला व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q सो दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0। आसान सी कहानी है। तुम इस किसी एक पर फोर्स ले लो, ठीक है, इस पर फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा? ये वाला चार्ज इसे फोर्स एग्जर्ट करेगा। अच्छा ये दोनों तो सेम है, ये इसे रिपेल करेगा इधर। ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, इट शुड बी नेगेटिव, वरना सारी फोर्सेस एक डायरेक्शन में होंगी, कैंसिल नहीं होंगी। तो ये डायगोनल वाले चार्जेस हैं। इसकी भाई क्लास ओवर हो गई, डाउट्स हैं तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। जिसके भी डाउट्स हैं उस जहर के ले रहा हूँ, अभी 2-4 मिनट है मिसाल सर को आने में, तो मैं डाउट्स ले लूंगा। प्लस रूट 2 क्यू प्लस रूट 2 क्यू। साइड तो नहीं दिया ना उसने कुछ भी? नहीं सर स्क्वायर दे रखा है बस। ए ले लेते हैं हाँ, तो ये रूट 2 हो जाएगा। अब देखो यार नेचुरल सी बात है कि ये फोर्स तो इसको रिपेल करेगा, दोनों सेम है। ये नेगेटिव होना चाहिए तभी फोर्स जीरो हो सकती है। जी ये इधर सर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तीनों का सम जीरो है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल होना चाहिए, है ना? यस तो सर ये वाली जो फोर्स है ये हो गई तुम्हारी के रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 के क्यू बाय क्यू स्क्वायर बाय सेपरेशन कितना ए रूट 2 ए स्क्वायर इंटू 2। इसकी वजह से फोर्स कितनी होगी? के क्यू रूट 2 बाय ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के क्यू रूट 2 बाय ए स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ए रूट 2 हो जाता है दिस इंटू रूट 2। लगाओगे ना 90 डिग्री रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, इसके इक्वल होना चाहिए। के से देखिए आपने के कैंसिल कर दिया, और ये आपका एक यहाँ पर माइक्रो है ना, तो 10⁻⁻⁶ रह जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 चला गया, तो तुम्हारा क्यू आ गया यार, ये आया 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। देखो ऐसे ही है, सर 2 सेकंड सर नेगेटिव साइन के साथ आया। सर हाँ सर 0.5 माइक्रोकुलम भी है सर। ठीक है चलो, जी सर चलो भाई आज इसको यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप में से जिन लोगों ने नाम बताएं जिनको 11th का पोर्शन रिवाइज करना है, वेक्टर्स और कैलकुलस, आज थर्सडे है, सैटरडे लॉकडाउन है, तो सैटरडे मैं बैठा हुआ हूँ खाली, घर पे ऑफिस भी नहीं जा सकता। सैटरडे हम 11th का रिवीजन कर लेते हैं, 2-2.5 घंटे की क्लास रख लेंगे, सैटरडे कर लेंगे। कोई क्लास तो नहीं है सैटरडे? वैसे लॉकडाउन है सैटरडे, तो कर्फ्यू है दिल्ली में, तो कहीं जा सर तो रहे नहीं। टाइम टाइम मैं बता दूंगा यार, अब तुम पूरे दिन घर पर हो तो उसको देखते हैं, जी मॉर्निंग में ही रख लेंगे उसको 10-11 बजे के आसपास। ठीक है जी चलो, ठीक है भाई आज यहीं छोड़ते हैं इसे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।